नमस्कार साथियों, मैं नीरज कांति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनके ग्लोबल एजुकेशन पर। साथियों, आज है तारीख 24 जून 2026 और आज की डेट में हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, लाइव मिंट में छपने वाले उन प्रमुख आर्टिकल्स को डिटेल में देखेंगे जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। साथियों, यह वीडियो यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहला आर्टिकल हम यहाँ पर देखेंगे राखी गढ़ी से संबंधित है, जो कि हड़प्पा सभ्यता का एक साइट हमें नजर आ रहा है। यहाँ पर अभी एक डिस्कवरी हुई है एक स्केलेटन की, यानी एक कंकाल की, जिसकी इमेज आप यहाँ पर देख सकते हो। और इसी के साथ यहाँ पर बहुत सारे हमें आर्टिफैक्ट यानी जो वस्तुएं हैं वह भी प्राप्त हुई हैं। अब बेसिकली ये जो खोज है वो हमें एएसआई के माध्यम से यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से हमें खोज होती हुई देखने को मिलती है। लेकिन ये जो खोज है इसके बाद एएसआई ने क्या किया है कि जो ये पूरे आर्टिफैक्ट है और जो ये स्केलेटन है इसको एएनएसआई को सौंप दिया है, यानी एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सौंप दिया है। एक बेसिकली एमओयू के थ्रू यानी मेमोरम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, जिसके अंदर बेसिकली यहाँ पर बात की जा रही है कि जो एएनएसआई है वो आगे अब क्या करेगा, ये जो कंकाल है, स्केलेटन है, इसका डीएनए टेस्टिंग करेगा और अदर फर्दर टेस्टिंग करेगा, जिसके माध्यम से इसके बारे में और भी डिटेल जो इंफॉर्मेशन है वह हमें प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर ये आपको जो न्यूज़ है वो इस प्रकार से देखने को मिलती है। आगे हम बात करते हैं कि ये जो राखी गढ़ी है वो आखिरकार क्या है और कहाँ पर है। तो राखी गढ़ी एक इलाका है जो कि हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के अंदर हमें देखने को मिलता है। यह जो दृश्यवती है और इसी के साथ घग्गर रिवर है उनके बीच में अवस्थित है। इसी के साथ साथ यहाँ पर बोला जाता है कि ये वही स्थान है जहाँ पर एक समय पर जो सरस्वती रिवर है वो बहा करती थी। ठीक है, हालांकि यहाँ पर आज तक हमें सरस्वती रिवर के कोई आर्कियोलॉजिकल सॉलिड प्रूफ नहीं मिले हैं। इस वजह से हम बेसिकली यही कहते हैं कि यह घग्गर रिवर के पास में है। इसी के साथ ये जो मैंने आपको बताया कि ये राखी गढ़ी है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक पार्ट है। आप सभी जानते होंगे कि सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि इस दुनिया का निर्माण होता है, फिर उसके अंदर ह्यूमंस का इवोल्यूशन होता है। ह्यूमन का इवोल्यूशन के बाद वो एक सोसाइटी बनाकर रहने लग जाते हैं और इसी टाइम पर हमें कुछ सोसाइटी देखने को मिलती है। उस सोसाइटी को हम कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जैसे कि सबसे पहले हमें देखने को मिलता है पैलियोलिथिक, फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है मेसोलिथिक, फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है नियोलिथिक, फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है चारकोलिथिक और चारकोलिथिक के बाद हमें देखने को मिलता है हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, और हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या है, एक ब्रोंज एज सिविलाइजेशन है। अब ब्रोंज एज सिविलाइजेशन क्या होती है अभी डिटेल में बात करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ह्यूमन के इवोल्यूशन के साथ हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं और हड़प्पन सिविलाइजेशन तक फैले थे। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर बहुत सारी साइट है, उन्हीं में से एक साइट हमें ये बेसिकली राखी गढ़ी देखने को मिल रही है, जो कि 550 हेक्टेयर के बीच में पूरा फैला हुआ था। और ये मोहनजोदड़ो और जो हड़प्पा है इन दोनों साइटों से भी बड़ा है। ठीक है, इसी के साथ इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर भी शामिल किया गया है। अब बात करते हैं कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, ये बेसिकली आखिरकार है क्या। तो हम अगर मैप के अकॉर्डिंग देखें तो ये अपना क्या इंडिया का मैप है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इंडिया का मैप है। ये अपना नॉर्थ ईस्ट का रीजन हो गया, फिर उसके बाद ये आप देखोगे अपना कश्मीर का इलाका, फिर उसके बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर इसी के साथ यहाँ पर क्या है इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है गुजरात का इलाका मिला के पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का भाग। अब बात करें हड़प्पन सिविलाइजेशन कहाँ तक फैली थी, तो ये अफगानिस्तान से लेकर, अफगानिस्तान के ईस्टर्न साइड से लेकर ये जो इंडिया का उत्तर प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, गुजरात है, राजस्थान है, यहाँ तक फैला हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश भी पूरा नहीं बल्कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहां तक। अब बात करते हैं कि
ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है या इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की खोज हड़प्पा नामक स्थान पे इस सभ्यता की खोज हुई थी, इस वजह से इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि और कौन कौन सी साइट है ये बेसिकली राखी गढ़ी के अलावा। तो हमें देखने को मिलता है हड़प्पा, जहां पर सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि ये जो पूरा का पूरा डिस्कवरी है वो हुई थी। इसी के साथ मोहनजोदड़ो कुछ इस स्थान पर नजर आता है। फिर इसी के साथ अब कुछ और भी साइट मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आपको हड़प्पा मिलेगा, फिर इसके बाद आपको मोहनजोदड़ो मिलेगा, फिर इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको बालाकोट देखने को मिलेगा, फिर इसी के साथ आपको ये जो तटवर्तीय क्षेत्र है यहाँ पर कोट डीजी मिलेगा। फिर इसी के साथ साथ अगर आप अफगानिस्तान के अंदर जाएंगे तो अफगानिस्तान के अंदर आपको शोतुगई देखने को मिलेगा। अब अगर हम स्पेसिफिकली भारत की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर हमें मांदा देखने को मिलता है, उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न साइड पे हमें देखने को मिलता है आलमगीरपुर, और यहाँ पर जो महाराष्ट्र रीजन है वहां पर हमें बेसिकली क्या है दैमाबाद, नॉट दैमाबाद, हड़प्पा साइट नहीं है वो, लेकिन आपको यहाँ पर महाराष्ट्र रीजन में भी आपको यहाँ पर एक साइट देखने को मिलेगी। इसी के साथ गुजरात के अगर नाग पे बात करें तो यहाँ पर हमें नागेश्वर देखने को मिलता है, और कुछ स्थान पर गुजरात के यहाँ पर लोथल देखने को मिलता है। इसी के साथ राजस्थान के अंदर कालीबंगन, और यहाँ पर इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे जो स्थान है वो हमें देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर बनावली का जिक्र किया गया है जो कि अभी हमें हरियाणा के अंदर देखने को मिलता है। तो आप देख रहे हो इस स्थान पर पूरा हड़प्पा सभ्यता फैला हुआ है। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या थी। तो पहली विशेषता ये थी कि यहाँ पर जो पूरी की पूरी सोसाइटी थी वो अर्बन थी, ठीक है, यानी अर्बन सेटलमेंट था। अर्बन सेटलमेंट क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर जो पूरा का पूरा गलियां थी वह ग्रिड पद्धति पर आधारित थी, यानी जो सड़कें हुआ करती थी वह चौकोर हुआ करती थी। चकोर इन द सेंस इस तरह से सड़कों को यहाँ पर घरों के साथ साथ बनाया गया था, यानी इस प्रकार से क्या है स्क्वायर चेस बोर्ड के रूप में सड़कों का निर्माण किया गया था। इसी के साथ यहाँ की जो ड्रेनेज सिस्टम है उन्नत थी। इसी के साथ वेट और मेजरमेंट का अच्छे पैमाने पर प्रयोग किया जाता था। इसी के साथ ट्रेड और जो नेटवर्क है वो बड़े पैमाने पर हमें नजर आता है, और ब्रोंज को भी यह बनाना जानते थे। अब नॉर्मल सी बात है, मैंने बताया ब्रोंज एज सिविलाइजेशन है, इसी वजह से इसका नाम पड़ा, क्योंकि ये ऐसी सिविलाइजेशन है जिसको ब्रोंज यूज करना आता था। अब ब्रोंज क्या होता है, आपने सुना होगा टिन नाम का एक धातु होता है, इसी के साथ एक कोपर नाम का धातु होता है। तो यहाँ पर आप समझिए टिन और कोपर को जब मिला दिया जाता है तो क्या होता है, पिघला के मिला दिया जाता है तो वो ब्रोंज बन जाता है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को ब्रोंज बनाना भी आता था, इस वजह से इसको ब्रोंज एज सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। और सबसे ज्यादा प्रश्न इसी पे ही पूछा जाता है कि ब्रोंज एज सिविलाइजेशन कौन सी है, हड़प्पा सभ्यता। अब हम बात करते हैं साइंटिफिक इंपॉर्टेंस क्या है जो अभी स्केलेटन मिला है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, इस स्केलेटन के माध्यम से हम हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक यानी शरीर रचना किस प्रकार की थी ये पता लगा सकते हैं। इसी के साथ साथ उस व्यक्ति की हेल्थ कैसी थी, उसको कोई बीमारी थी या नहीं थी, इससे हमें क्या है हड़प्पा सभ्यता के अंदर उस समय जो बीमारियां हुआ करती थी या अन्य प्रकार की न्यूट्रिशनल डाइटिक बिहेवियर है वह सभी हमें क्या है इसके माध्यम से पता चलता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ साथ पॉपुलेशन जो जेनेटिक है वो भी हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी के साथ साथ माइग्रेशन जो हिस्ट्री है वो भी हड़प्पन सिविलाइजेशन की पता पर चल पाएगी हमें। इसी के साथ साथ मोर्टेलिटी और जो बरियल प्रैक्टिसेस है उसके माध्यम से भी हम ये सारी चीजें पता लगा सकते हैं कि वहां पर लोगों को दफनाने की और बाकी जो प्रथाएं हैं वह किस प्रकार की थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आज इसके ऊपर बात की जा रही है कि ANSI यानी एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से क्या किया जाएगा, इसके ऊपर टेस्टिंग अब की जाएगी। तो क्या टेस्टिंग करेंगे, सबसे पहले इसकी जो जेनेटिक स्टडी करने के लिए DNA का स्टडी किया जाएगा। इसी के साथ साथ आइसोटोप स्टडी किया जाएगा, ठीक है। आइसोटोप स्टडी के माध्यम से हम पता लगाएंगे कि वो क्या खाते थे और उनके फूड हैबिट किस प्रकार के थे। इसी के साथ ऑस्टियोलॉजिकल एनालिसिस किया जाएगा इन कंकालों का, इससे हमें पता चलेगा कि उनके जो बोन है स्केलेटन है उनके अंदर बेसिकली
कौन कौन सी डिजीजेस पाई जाती थी, उनके ऊपर कोई इंजरी है कि नहीं है, और उनका बेसिकली एज क्या है और उनका जेंडर क्या है यानी सेक्स क्या है। इसी के साथ यहाँ पर आप देखो दो बातों का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैंने अभी एक वर्ड यूज किया गया है माइग्रेशन थ्योरी, ठीक है, अभी मैं बात करूंगा। हालांकि एक तो माइग्रेशन थ्योरी के बारे में पता चलेगा और दूसरा क्या है इनके इंजरी के बारे में पता चलेगा, ठीक है, और दूसरी क्या है इंजरी। अब माइग्रेशन थ्योरी और इंजरी का कनेक्शन क्या है आप यहाँ पर समझिए। बेसिकली क्या है, बहुत सारे इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि कुछ इस स्थान पर, यानी ये वाला जो पूरा मिडल ईस्ट कंट्री है, साउथ ऑफ द रशिया, या फिर क्या बोलते हैं मेडिटेरेनियन रीजन के आसपास वाला क्षेत्र, ठीक है, वहां से ये लोग क्या है यानी जो आर्य है वो लोग भारत के अंदर आते हैं, आक्रमण करते हैं और हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी है उनको हटा के हड़प्पा सभ्यता का निर्माण करते हैं। यानी जो मूल निवासी हैं वो हड़प्पा सभ्यता के कोई और थे, जो आर्य लोग थे वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर सभ्यता का विस्तार करते हैं। अब ये जो बात है कि ये जो आर्यंस है वो क्या है मिडल ईस्ट कंट्री, नॉट मिडल ईस्ट, जो मेडिटेरेनियन रीजन है वहां से माइग्रेट करके यहाँ पर आए थे, ये बात सही है या नहीं, इन दोनों के माध्यम से हमें यहाँ पर पता चल पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। अब अगर क्या बोलते हैं इन कंकालों के ऊपर इंजरी पाई गई तो संभवतः क्या है युद्ध हुआ होगा और उनको क्या है मारा गया होगा। तो इससे साबित हो जाएगा कि हाँ आर्यों के द्वारा यहाँ पर आक्रमण किया गया था और इनको मारा गया था। इसी के साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि एक प्रकार से जो आर्कियोलॉजी है और एंथ्रोपोलॉजी है उनको यहाँ पर कंबाइन करके यहाँ पर स्टडी किया जाएगा, ये हमें देखने को मिलता है। जैसे कि एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी का मतलब होता है बिहेवियरल साइंस ऑफ ह्यूमंस, ठीक है, ह्यूमन किस तरह से बिहेव करता है उसके साइंस को हम क्या कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। और इसी के साथ आर्कियोलॉजी आप सभी जानते हो कि जब जमीन से खुदाई करके कोई चीजों का स्टडी किया जाता है उसको हम आर्कियोलॉजी कहते हैं। अब बात करते हैं राखीगढ़ी के अंदर जो डिस्कवर हुआ है बरियल साइट, ये बाकी चीजों को आप देख सकते हो। राखीगढ़ी के अंदर से हमें और भी बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई हैं पहले के टाइम पे। क्या क्या प्राप्त हुआ है पहले के टाइम पे, यहाँ पर हमें मल्टीपल ह्यूमन बरियल मिल चुके हैं पहले ही। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें पोट्री और जो ग्रेव गुड्स हैं वो अभी पहले प्राप्त हो चुकी हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो फ्यूनररी प्रैक्टिसेस हैं उनका भी हमें पहले ही पता चल चुका है। यानी यहाँ पर जो लोग हैं मृतक हैं उनको किस तरह से दफनाया जाता था उसके बारे में भी हमें यहाँ पर पता चलता है, ठीक है। इसी के साथ हड़प्पा सभ्यता की विशेषता यही है कि अर्बन प्लानिंग अच्छी थी, क्राफ्ट प्रोडक्शन अच्छा था, ठीक है। और यहाँ पर बाकी चीज़ों को आप यहाँ पर एक बार देख सकते हो, 2019 में भी पहले इसका स्टडी किया गया था, ठीक है। उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली थी। क्या चीज़ें पता चली थी कि हड़प्पन पॉपुलेशन शोज इंडिजेनस साउथ एशियन एंसेस्ट्री, यानी यहाँ पर 2019 में भी, ठीक है, ये इसी प्रकार के डीएनए की स्टडी की गई थी जो कि हड़प्पा स्केलेटन जो कि राखीगढ़ी से प्राप्त हुआ था उसके आधार पर हमें पता चलता है कि ये जो स्केलेटन है ये स्केलेटन किसी बाहरी आदमी का नहीं है बल्कि क्या है वही मूल स्थानीय निवासी का स्केलेटन है, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें पता चलता है कि लार्ज स्केल जो माइग्रेशन है, जो हम बात कर रहे हैं आर्यों का आक्रमण हुआ और उन्होंने हड़प्पा सभ्यता का विकास किया, वो क्या है रॉन्ग साबित हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि क्रूशियल इंसाइट देता है कि साउथ एशिया के अंदर उस समय पर जो पॉपुलेशन है वह किस प्रकार की थी। ये डिटेल में हमें फाइंडिंग मिलती है 2019 के एक्सकवेशन के थ्रू। एएसआई के बारे में कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन 1861 के अंदर इसको बेसिकली अलेक्जेंडर कनिंघम के अंतर्गत बेसिकली क्या है फाउंड किया गया था, यानी इसको खोजा स्थापित किया गया था। और अलेक्जेंडर कनिंघम ही थे जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे, ठीक है। तो ये भी बात आप ध्यान रखिएगा, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अलेक्जेंडर कनिंघम। फिर इसी के बाद ये जो एएसआई है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो इसका काम है बेसिकली जो हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उनको प्रिजर्व करना और भी अदर फर्दर
हिस्टोरिकल एक प्रकार से स्टडी करना। इसी के साथ साथ यहाँ पर ANSI के बारे में आप थोड़ी बातें यहाँ पर एक बार देख सकते हो कि ये बेसिकली क्या है, साइंटिफिक स्टडी करता है, बेसिकली मैकेनिकल टूल्स का यूज करता है जो हमारे साइंटिफिक एक्सकवेशन के थ्रू जो हमें प्राप्त चीज़ें हैं उनका स्टडी करने के लिए साइंटिफिक मेथड का ये यूज़ करता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, ये बेसिकली जीनोमिक जो स्टडी होता है वो करता है। इसी के साथ ट्राइबल और जो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी है वो करता है। अब बात करते हैं हिस्ट्री के लिए इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। इससे बेसिकली जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसके बारे में और भी ज़्यादा अच्छी जानकारी हमें प्राप्त हो पाएगी। इसी के साथ जो हमारा पॉपुलेशन है, सोसाइटी है, वो किस तरह से ओरिजिनेट हुई, किस तरह से स्प्रेड हुई, विकास हुआ उसका, उसके बारे में पता चलेगा। इसी के साथ जो हमारा कल्चरल हेरिटेज है वो किस तरह से हम प्रिजर्व करके रखें, इस वजह से भी यहाँ पर क्या है, इम्पोर्टेंस इसकी नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट है जो कि आपको क्या है, एग्जाम में जाने से पहले इन सब चीज़ों को क्या है आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, स्पेसिफिकली राखीगढ़ी, हड़प्पा आर्कियोलॉजी, DNA स्टडी क्या है और ये बाकी चीज़ें। ठीक है, DNA के बारे में हमने यहाँ पर क्या है देख लिया। अब यहाँ पर DNA में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, DNA में हम बेसिकली जो स्टडी करते हैं वो एक प्रकार से एक और मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं कार्बन डेटिंग। ठीक है, तो कार्बन डेटिंग के माध्यम से क्या करते हैं, किसी भी जो कंकाल है उसकी हम क्या करते हैं, एज पता लगाते हैं। तो ये भी आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हो कि कार्बन डेटिंग एक मेथड है जिसके माध्यम से जो फॉसिल्स है उनका जो डेट है वह पता लगाया जाता है। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, अगली बार से जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम क्या करेंगे कि सारे आर्टिकल को एक बार डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके बाद क्या है वीडियो के लास्ट में हम क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए अभी यहाँ पर आप इसको मेंटेन करिएगा और यहाँ पर इसका जो आंसर है वो आप दे सकते हैं। ठीक है, हाल फिलहाल में आप देख रहे होंगे कि जो चारफेकर बंधु हैं वह न्यूज़ में बने हुए हैं। इनके ऊपर बेसिकली क्या है, कई समय पहले यहाँ पर न्यूज़ में छपा था तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो। इसी के साथ सुभाष चंद्र बोस के ऊपर इंडिया एक्सप्रेस के अंदर एक्सप्लेनर पेज छपा हुआ था। हालांकि ये बहुत सारे आर्टिकल हो जाते हैं, इस वजह से एक काम करेंगे, हिस्ट्री का एक पर्टिकुलर वीडियो बना के या 10-10 मिनट की वीडियो बना के इन सभी को कवर कर लिया जाएगा। जैसे कि अभी कल ही हमें देखने को मिलता है कि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित एक इंस्क्रिप्शन की खोज हुई है। ठीक है, जो कि क्या बोलते हैं, हमें मध्य वार्या टेम्पल के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, जिसके माध्यम से हमें बेसिकली जो संगम डायनेस्टी है, सुलुभ डायनेस्टी, बेसिकली अभी आप यहाँ पर देखोगे, जिसके माध्यम से हमें अच्युत देव राय जो है उस समय के शासक, उनके बारे में पता चलता है। और ये जो इंस्क्रिप्शन प्राप्त हुआ है उसके अंदर हमें संस्कृत, तेलुगु और कन्नड़ लैंग्वेज का यहाँ पर हमें यूज होता हुआ देखने को मिलता है। तो इससे हमें पता चलता है कि विजयनगर साम्राज्य के अंदर क्या था, संस्कृत, तेलुगु और कन्नड़ लैंग्वेज का यूज किया जाता था। और यहाँ पर जो लक्ष्मी टेम्पल है उसकी दीवारों पर ये बेसिकली आप यहाँ पर इमेज में भी देख रहे हो, वहाँ पर ये हमें जो पूरा का पूरा खोज है वो हमें मिला है। ठीक है, तो इसी के साथ आप सभी जानते हो विजयनगर साम्राज्य क्या है। विजयनगर के अंदर बहुत सारी डायनेस्टीज ने शासन किया था, जैसे कि संगम वंश के बाद आते हैं सुलुभ वंश के बाद आते हैं तुलुव वंश के बाद आते हैं अराविदु वंश। ठीक है, और यहाँ पर बहुत बार जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है वो ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो कृष्ण देव राय हैं वो आखिरकार किस वंश से संबंध रखा करते हैं। विजयनगर से तो संबंध रखते ही हैं, लेकिन किस डायनेस्टी से संबंध रखते हैं ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो विजयनगर साम्राज्य के तुलुव डायनेस्टी से क्या है, कृष्ण देव राय संबंध रखा करते हैं। और यहाँ पे अभी के समय में जो हमें इंस्क्रिप्शन प्राप्त हुआ है वो अच्युत देव राय के प्राप्त हुए हैं, जो कि कृष्ण देव राय के क्या थे, वंशज थे। ठीक है, इसी के साथ साथ एक और इंस्क्रिप्शन हमें मिला है जो दोबारा क्या है, यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य से ही संबंधित है, जो कि तिरुपति जो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट है, सचलाम फॉरेस्ट है, वहां से हमें प्राप्त हुआ है। ये भी बेसिकली क्या है, जो विजयनगर साम्राज्य है उसके बारे में यहाँ पर बताता है। हालांकि इसके ऊपर क्या है, अभी और स्टडी चल रही है। ये बेसिकली क्या है, जो टेम्पल का रिलीजियस है और एक प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन है,
ठीक है, उसके बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है कि टेम्पल के अंदर किस तरह से सिस्टम चला करता था। इस इंस्क्रिप्शन के माध्यम से हमें यहाँ पर टेम्पल के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप चीज़ों को देख सकते हो। 16th सेंचुरी का ये बेसिकली हमें फाइंडिंग मिल रही है जो कि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। इसी के साथ हमें यहाँ पर गुड़ीमल्लम जो टेम्पल है वहाँ से ये इंस्क्रिप्शन अभी दूसरा वाला प्राप्त हुआ है। इसी के साथ इससे हमें क्या है, जो टेम्पल की इकोनॉमी है यानी टेम्पल किस तरह से चलाए जाते थे उसके बारे में पता चलता है। इसी के साथ साथ रिलीजियस पैट्रोनेज यानी कौन से शासक इन मंदिरों को दान दिया करते थे उसके बारे में पता चलता है। लैंड ग्रांट इनको कौन कौन दिया करता था मंदिरों को, ये पता चलता है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से हुआ करता था इसके बारे में पता चलता है। और फॉरेस्ट पिलग्रिमेज रूट किस कहाँ कहाँ पर थे उस समय पर। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, आज तक क्या है, इन एरिया को खोजा नहीं गया था, जिससे हमें पता नहीं था कि इस स्थान पे भी क्या है कभी कोई बड़ा एक प्रकार से साम्राज्य आसपास रहा होगा जिसका संबंध यहाँ पर हमें साम्राज्य का और मंदिर के बीच में संबंध हमें देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर फाइंडिंग हुई है तो हमें पता चलता है कि जो साम्राज्य है वो अलग अलग जो पिलग्रिमेज साइट है जहाँ पर तीर्थ यात्रा के साइट हैं उनसे उनका रिलेशन हमें नजर आता है। ठीक है, और ये विजयनगर साम्राज्य के इस टाइम के बारे में यहाँ पर बताता है जिसको हरिहर और बुक्का राय के द्वारा बेसिकली इस्टेब्लिश्ड किया था। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? दो भाइयों ने की थी, एक का नाम था हरिहर राय और दूसरा नाम था बुक्का राय। ठीक है, और यहाँ पर 1336 में इस साम्राज्य की स्थापना हुई थी और लास्ट में 1646 में बेसिकली कई जगह पर क्या होता है 1565 भी लिखा होता है। ठीक है, 1565 इस वजह से लिखा जाता है कि यहाँ पर क्या होता है, तालीकोटा का युद्ध होता है और तालीकोटा का युद्ध के बाद क्या होता है, विजयनगर साम्राज्य क्या होता है, ढहने लग जाता है, कमजोर हो जाता है। तो कई इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि 1565 से ही विजयनगर साम्राज्य समाप्त होने लग गया था, तो इस वजह से इसका अंतिम टाइम हम 1565 मानेंगे। लेकिन कई इतिहासकार कहते हैं नहीं, विजयनगर साम्राज्य ने बाद के समय में जो पेनुकोंडा है और चंद्रगिरी है, बेसिकली इनकी जो कैपिटल थी पहले के टाइम पर वो हम्पी कर्नाटक के अंदर हुआ करती थी, लेकिन बाद के समय में जब 1565 के अंदर विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया और बहमानी बेसिकली क्या है, यहाँ पर जब इसका पतन हुआ राक्षसी तांगड़ी युद्ध के बाद, तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, उनके जो शासक है वो छोटे छोटे स्थानों पर फैल गए और वहां से फिर अपना शासन चलाने लग गए। जैसे कि बाद में उन्होंने पेनुकोंडा से शासन किया, पेनुकोंडा के बाद वो चंद्रगिरी गए और चंद्रगिरी से फिर उन्होंने अपना शासन चलाया था। लास्ट में फिर ब्रिटिशर्स आ जाते हैं और ब्रिटिशर्स ने फिर सबको मैसूर आ जाता है। बेसिकली यहाँ पर मैसूर रीजन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि टीपू सुल्तान और ये बाकी वाडियार डायनेस्टी आ जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद विजयनगर के बाद यहाँ पर वाडियार डायनेस्टी आ जाती है। वाडियार डायनेस्टी को भी हरा करके कौन आ जाते हैं, मैसूर के अंदर टीपू सुल्तान का जो वंशज है वो आ जाता है। टीपू सुल्तान के बाद तो आप सभी जानते हो ब्रिटिशर्स आ जाते हैं और ब्रिटिशर्स के बाद इंडिया आजाद हो जाता है। तो इस प्रकार की हिस्ट्री रही है पूरे के पूरे विजयनगर जो इलाका है वहाँ की। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सारी चीजों को देख लिया। यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हो विजयनगर साम्राज्य के टाइम पर हमें कुछ यात्री आते हैं जो विजयनगर में आते हैं और उसके बारे में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल डोमिंगो पाइस, ठीक है, और फर्नोवो नूनीज और यहाँ पर निकोलो डी कोंटी। ठीक है, तो यहाँ पर डी लगाना मत भूलिएगा, निकोलो डी आई। ठीक है, तो निकोलो डी कोंटी और यहाँ पर अब्दुल रज्जाक जो कि पर्शिया से थे। और एग्जाम में पता है यहीं से प्रश्न पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओगे तो आपको बतेरो क्वेश्चन आपको नजर आएंगे कि कौन से शासक के टाइम पर कौन से यात्री आए। तो डोमिंगो पाइस किसके टाइम पर आया, फर्नोवो नूनीज किसके टाइम पर आया और ये किस स्थान से संबंध रखा करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न यहाँ पर हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये जो सारा कंटेंट है इसको एक बार अपने आप देख सकते हो। ये सारी डिस्कवरी इस प्रकार से हुई थी जिसके बारे में हमने यहाँ पर डिटेल में देख लिया। यहाँ पर इसी से संबंधित एक क्वेश्चन है। बेसिकली यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो गुड़ीमाला टेम्पल है ये बेसिकली कौन से भगवान से संबंधित है। तो बेसिकली ये शिव भगवान से संबंधित है। ये बात सही है या नहीं आपको यहाँ पर बताना है।
तो बाकी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो। ओल्ड बेसिकली जो शिव का ओल्ड नेम है वो लिंगम के नाम से जाना जाता था, और ये जो पूरी साइट हमें प्राप्त हुई है वो आंध्र प्रदेश के अंदर हमें प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है आंध्र प्रदेश हिस्ट्री, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के अंदर ये बेसिकली पाया गया है, ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है सारी चीजों को। तो हिस्ट्री का जो कुछ पर्सपेक्टिव थे वो हमने डिटेल में कवर कर लिए। हालांकि इसके ऊपर सेपरेट एक 10-10 मिनट की वीडियोस आपको दे दी जाएंगी, उसको भी आप इन फ्यूचर बाद में देख सकते हैं, ठीक है। जो स्टैटिक पॉइंट है विजयनगर साम्राज्य का उसको ऐड करते हुए यहाँ पर चीजों को ऐड कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं और आर्टिकल के बारे में। तो हमें नजर आता है सेंटर टाइटन नॉर्म्स फॉर द फॉरेन कंट्रीब्यूशन, न्यू FCRA रूल 2026। बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने क्या किया, FCRA जो कानून था पहले के टाइम पे उसके अंदर अमेंडमेंट किया, और अमेंडमेंट करने के बाद बहुत सारे बदलाव किए, ठीक है। और इससे पहले बेसिकली सबसे पहले आप ये जानिए कि जो FCRA है उसको सबसे पहले 1976 में लेकर आया गया था, ठीक है। जब इंदिरा गांधी के टाइम पर क्या किया गया था, बेसिकली यहाँ पर इमरजेंसी के टाइम पे इसको लेकर आया गया था 1976 में, इमरजेंसी के टाइम पर इंदिरा गांधी के माध्यम से, ठीक है। क्यों लाया गया था, सिचुएशन समझिए उस समय की। इंदिरा गांधी जी का ऐसा मानना था कि बेसिकली क्या है, जो फॉरेन नो एक्टर्स हैं वो इंडिया के अंदर अपनी जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, भारत के अंदर एनजीओज को पैसा दे रहे हैं, और बदले में क्या हो रहा है कि जो एनजीओज है वो प्रोटेस्ट और बाकी जो गवर्नमेंट है उनको इनस्टेबल करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर जो इंदिरा गांधी है उनके माध्यम से ये FCRA जो एक्ट है वो सबसे पहले इंडिया के अंदर लाया गया 1976 के अंदर। इसके अंदर क्या बोला गया कि भाई अगर आप किसी बाहर देश से अगर फंड लेते हो तो आपको कुछ रूल्स और रेगुलेशंस का पालन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले हमें देखने को मिलता है। फिर उसके बाद FCRA के अंदर 2010 में एक बदलाव किया गया, और अभी 2020 में यहाँ पर एक बेसिकली अमेंडमेंट बिल लेकर आया गया था, और बाद में जो एक्ट बन गया उसके अंदर हमें कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्या प्रोविजन देखने को मिलता है कि हमने क्या कर रखा है, अब आधार को मैंडेटरी कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई एनजीओ है और एनजीओ जो है वो बाहर देश से क्या कर रहा है, फंड ले रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में एनजीओ के जो मालिक हैं और बाकी लोग हैं उन सभी का क्या है, जो आधार कार्ड है वो होना, यहाँ पर रजिस्टर होना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप वहां बाहर देश से कोई फंड ले रहे हो तो दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि आप एक स्पेसिफिक अकाउंट में ही वो पैसा लोगे, जो कि SBI का अकाउंट होगा और दिल्ली के अंदर सिचुएटेड होगा। ऐसा नहीं है कि भारत के किसी भी SBI अकाउंट में आप वहां पर बेसिकली पैसा ले रहे हो। दिल्ली का जो अकाउंट है वहां पे आपको अपना बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, SBI इस स्पेसिफिक बैंक होता है वो, और वहीं से फिर आपको जितना भी बेसिकली फंडिंग है वो प्रोवाइड की जाएगी। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, एक्सपेंडिचर के ऊपर भी गवर्नमेंट ने अब कंट्रोल करने का सिस्टम ला दिया है 2020 के बाद से, कि भाई गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आप पैसे तो लेते हो, पैसे लेने के नाम पे आप क्या करते हो, कुछ काम नहीं करते हो, बल्कि आप क्या करते हो, उस पैसे को ये दिखा देते हो कि हमने अपने जो लोग हैं उनकी सैलरी में खर्च कर दिया। सैलरी में खर्च करने के साथ साथ जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है उस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपने सारा पैसा खर्च कर दिया, बल्कि आपको ये जो पैसा है वो सैलरी और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कम खर्च करना चाहिए था, ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिए था आपने जिस पर्पज से वो एनजीओ बनाया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने एनजीओ बनाया है एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए, किसी स्पेसिफिक रिलीजियन को प्रमोट करने के लिए, या सोशल लेवल पर बेसिकली क्या है, एक प्रकार से सोशल वर्क करने के लिए, कल्चर को प्रमोट करने के लिए, तो आपका जो पैसा है वह क्या है, उसी सेक्टर में खर्च होना चाहिए ज्यादा। ये भी गवर्नमेंट ने क्या किया है, यहाँ पर रूल बना दिया। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, बैन ऑन सब गारंटिंग फॉर फॉरेन फंड। इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या है, जो
एक एनजीओ है वह दूसरे एनजीओ को, यानी फॉर एग्जांपल एक एनजीओ है उसने अमेरिका से पैसे लिए और इस एनजीओ के ऊपर पता चला कि कोई कार्रवाई हो रही है, इस एनजीओ ने क्या किया, अपना जो पैसा है वो किसी और एनजीओ को ट्रांसफर कर दिया। अब ऐसे में क्या है, गवर्नमेंट ने ये भी बैन कर दिया कि आप अमेरिका से मिलने वाले या किसी भी देश से जो पैसा मिलता है, आप उस पैसों का यूज अपने एनजीओ के लिए खर्च कर सकते हो, इस पैसों को किसी और एनजीओ को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो हमें देखने को मिलता है। अब साथियों बात आती है कि यहाँ पर क्या है, ये सारी चीजें हमें नजर आती है। अब यहाँ पर 2026 यानी आज के टाइम में गवर्नमेंट ने अब और थोड़े और नियम लेके आ गई है। अब वो थोड़े और नियम आप यहाँ पर देख सकते हो। गवर्नमेंट ने ये बोला है कि आपको अपना जो स्पेसिफिक एक्टिविटी है, कि आप एनजीओ है आपका, मान लिया, लेकिन आपका एनजीओ का काम क्या है वो आपको बताना पड़ेगा। क्या आपका एनजीओ एजुकेशन के अंदर काम करता है, इकोनॉमी के अंदर, रिलीजियस, सोशल और या फिर कल्चर के अंदर आपका एनजीओ है। ठीक है, यानी गवर्नमेंट ने अब क्या किया है, जितने भी एनजीओज हैं उन सभी को इन 5 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया है। तो ध्यान रखिएगा, ये बात इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ने अब 2026 में क्या किया है, जितने भी एनजीओज हैं उनको 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। और ये 5 कैटेगरियां ये हैं, एजुकेशन, इकोनॉमी, रिलीजियन, सोशल, कल्चर। ठीक है, ये बोलने के साथ साथ यहाँ पर 2026 में गवर्नमेंट ने ये भी कह दिया कि अब आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि आप कौन से ज्योग्राफिकल लोकेशन के अंदर काम करते हो। फॉर एग्जांपल आपका जो एनजीओ है वो बेसिकली दिल्ली के अंदर काम करता है, हरियाणा के अंदर काम करता है, गुजरात के अंदर काम करता है, या फिर यूपी और बिहार के अंदर काम करता है। आपको अपना जो ज्योग्राफी है वो भी क्या है, मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के नियम आप यहाँ पर देख सकते हो कि गवर्नमेंट के द्वारा लेकर आए गए हैं। इसी के साथ ये बेसिक आप पैरामीटर समझ सकते हो। अब बेसिकली इसके माध्यम से होगा क्या, ये आप समझिए। इससे ये होगा कि बेसिकली जो सोशल डेवलपमेंट है उसको और ज़्यादा प्रमोट हो पाएगा। इसी के साथ जो डिजास्टर रिलीफ है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। इसी के साथ हेल्थ केयर जो प्रोजेक्ट है वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। एजुकेशन प्रोग्राम, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और वुमेन एम्पावरमेंट, ये और भी अच्छे तरीके से अब हो पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो कंसर्न हुआ करते थे पहले के टाइम पर कि मनी लॉन्ड्रिंग होगी, टेरर फंडिंग होगी, और यहाँ पर क्या है, फॉरेन इन्फ्लुएंस बढ़ेगा इंडिया के अंदर, और जो डोमेस्टिक जो पॉलिसीज है उनको एक प्रकार से क्या करेगी, इम्पैक्ट करेगी। इन सभी चीजों को ये जो अभी नए एक्ट आए हैं, नए कानून आए हैं, वो काउंटर करते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ साथ जो इंडिया की जो सॉवरेनिटी है और जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको मेंटेन किया जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पर सारी चीजों को रेगुलेट कर रही है। और यहाँ पर क्या है, जो ट्रांसपेरेंसी है उसको भी यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है, जो कि पहले के टाइम पर हमें कम था, देखने को मिलता था। इसी के साथ अब यहाँ पर बात करते हैं कि कौन कौन से जो एनजीओज हैं कौन कौन सी फील्ड में काम करते हैं। कुछ एनजीओज है एनवायरनमेंट के फील्ड में काम करते हैं, पब्लिक हेल्थ के फील्ड में, एजुकेशन, वुमेन, चाइल्ड और ह्यूमैनिटेरियन और डिजास्टर रिलीफ जैसे फील्ड के अंदर जो एनजीओज हैं आमतौर पर काम करती हुई हमें नजर आती है। इसके अंदर आप रिलीजियन भी आप शामिल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अब बात करते हैं इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, यानी इंटरनेशनल लेवल पे हमें कौन कौन सी एजेंसियां नजर आती हैं जो कि एक तरह से फंडिंग के रूप में काम करती हैं। तो ध्यान रखिएगा, फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, मैनी कंट्रीज रेगुलेट फॉरेन फंडिंग थ्रू सिमिलर लॉज। जैसे इंडिया के अंदर एफसीआरए है, उसी तरह अमेरिका के अंदर हमें फारा एक्ट देखने को मिलता है, यानी फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट। इसी के साथ यहाँ पर आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखोगे तो आपको बेसिकली फॉरेन इन्फ्लुएंस ट्रांसपेरेंसी स्कीम ये देखने को मिलती है। इसी के साथ रशिया के अंदर फॉरेन एजेंट लॉ, इसी के साथ चाइना के अंदर ओवरसीज एनजीओ मैनेजमेंट लॉ। ये हमें कुछ कानून देखने को मिलते हैं जो अलग अलग देशों में हमें नजर आता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर अब बात करते हैं कि सिग्निफिकेंट क्या है ये सभी रूल लाने का। ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी एनजीओ की, और जो मॉनिटरिंग है वो और भी ज्यादा बेहतर तरीके से हो पाएगा।
इसी के साथ साथ ये हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है, सोवरेनिटी है, उसको बढ़ाएगा और इसी के साथ साथ जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है उसको एक प्रकार से रेगुलेट करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ये जो पूरा आर्टिकल था, हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से डिटेल में देख लिया है कि एफसीआरए के अंदर क्या क्या चीजें लाया गया। पहली बात, उस चीज को लाने का फायदा क्या होगा, वर्ल्ड के अंदर क्या मैकेनिज्म है। ठीक है, ये हमने चीजों को देख लिया। यहाँ पर पूरे आर्टिकल की हाईलाइट यही था कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, एनजीओ को एक्टिविटी बेस्ड क्या किया है, सेग्रीगेट कर दिया है कि एजुकेशन की फील्ड में, इकोनॉमी के फील्ड में है, या फिर रिलीजन के फील्ड में है, या फिर वह सोशल एक्टिविटी और या फिर कल्चर के फील्ड में है। इस तरह से 5 कैटेगरी के अंदर एनजीओ को डिवाइड कर दिया गया है। और इसी के साथ साथ इन्होंने मैंडेटरी कर दिया है कि आप बताइए कि आप कौन से एरिया में ऑपरेट करते हो, सोशल मीडिया अकाउंट आपके कौन कौन से हैं, पब्लिकेशन आपके कौन कौन से हैं। अगर आपकी कोई मैगजीन चलती है इंडिया के अंदर तो आपको मैगजीन भी बतानी होगी कि ये मैगजीन है हमारे एनजीओ की। ठीक है, अगर आपका कोई फेसबुक अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, यानी सोशल मीडिया के जो अकाउंट है वो भी आपको मेंशन करने पड़ेंगे। और वेबसाइट और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो सब गवर्नमेंट को बताना होगा। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी चीज की कमी देखने को मिलती है तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, आपका जो लाइसेंस है वो रद्द कर सकती है। ठीक है, एक और बात का ध्यान रखिएगा, आमतौर पर जी ये जो लाइसेंस है वो 5 साल तक के लिए दिया जाता है और बार बार इसको रिन्यू किया जाता है। ठीक है, यानी 5-5 साल में हर बार क्या है, इसको बेसिकली जांच किया जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर बाकी चीज़ों को आप देख सकते हो। अगर कोई वॉयलेट करता है तो पेनल्टी लगाई जा सकती है। ठीक है, उसको सेपरेट बैंक अकाउंट बनाना है, बाकी चीज़ें मैंने यहाँ पर पहले ही बता दी है। ठीक है, तो ये एक्ट ठीक है, ये एक्ट इस प्रकार से पहले ही लेकर आया गया था। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ये पूरी एजेंसी आती हैं। इसी के साथ साथ 2020 में ये सिस्टम लाया गया था, दिल्ली के अंदर आपका ब्रांच होना चाहिए और संसद मार्ग। इसी के साथ इन्होंने प्रोहिबिट किया था, यानी मना किया था कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ से नहीं लिए जा सकते। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे बात की जा रही है कि आप किन किन स्थानों से, किन किन एजेंसियों से फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते। सबसे पहले इलेक्शन जो कैंडिडेट है वो बेसिकली एफसीआरए के थ्रू कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकता। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक इलेक्शन के लिए कैंडिडेट खड़ा हुआ और उसको बेसिकली क्या है, चाइना ने फंड किया या फिर इधर से अमेरिका ने फंड किया। अब नॉर्मल सी बात है, चाइना ने फंड किया है, अमेरिका ने फंड किया है, और वो क्या है, मान लीजिए प्रधानमंत्री पद का चुनाव लड़ रहा है और वो गलती से अब प्रधानमंत्री बन गया, तो नॉर्मल सी बात है अब वो जो नीतियां बनाएगा वो किसके फेवर में होंगी, उसके फेवर में जिससे उसने पैसे लिए हैं। अगर पैसे लिए हैं तो उसके बदले में कुछ चुकाना भी तो पड़ेगा। तो इस वजह से हमारी जो देश की राजनीति है वो प्रभावित ना हो, इस वजह से हमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन के अंतर्गत जो इलेक्शन कैंडिडेट होते हैं उनको यहाँ पर प्रोहिबिट किया गया है। दूसरा क्या है, जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट मान लीजिए इसने अमेरिका या चाइना से पैसे लिए और यहाँ पर भारत के अखबारों में भारत की ही क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा बुराई कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में ये भी इंडिया के लिए खराब है। दूसरा क्या है, जजेस यहाँ पर उसको नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे केसेस चलते हैं जो कि अमेरिका के और चाइना के केसेस होते हैं और वो इंडिया उनके ऊपर केस कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, चाइना की कंपनियां, अमेरिका की कंपनियां हैं, ठीक है, और वो बेसिकली केस लड़ रहे हैं इंडिया के अंदर, और जो जज है अगर वो पैसे लेगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन के तौर पर, तो नॉर्मल सी बात है वो तो बेसिकली क्या है, चाइना और अमेरिका के फेवर में अपना जजमेंट सुना सकता है ना। तो इस वजह से हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नीम जो है या फिर बबूल है, इस प्रकार के जो चीजें हैं उसको पेटेंट क्या है, अमेरिका करवाना चाहता था, और अगर एक बार पेटेंट हो जाता है तो बेसिकली क्या होगा, इंडिया के अंदर कोई और दूसरी कंपनी नीम और जो बबूल है या फिर और अन्य प्रकार की आयुर्वेदिक चीजें हैं जो इंडिया में इंडिजिनसली पाई जाती हैं, एलोवेरा और बाकी चीजें, ठीक है, वो चीज का प्रयोग इंडियन ही नहीं कर पाएंगे।
सोच के देखो, इंडिया के अंदर बन रही है, इंडिया का इकोलॉजी है, इंडिया का एनवायरनमेंट है, और इंडियन कंपनी ही अपनी चीजों का टैगलाइन के रूप में प्रयोग नहीं कर पाएंगे। और केस चला था फिर इंडिया के बेसिकली कोर्ट के अंदर। लास्ट में इसको क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट में भी चला था। लास्ट में इस चीज को रिजेक्ट कर दिया गया और बोला गया कि ये बेसिकली जो एक्ट है या पेटेंट है वो हम इंडिया के अंदर अलाउ नहीं करेंगे इसको, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें नजर आता है गवर्नमेंट जो सर्वेंट है वो भी नहीं ले सकते हैं, लेजिस्लेटर और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, ठीक है, उन ये सब भी क्या है जो फॉरेन इलाके हैं या फॉरेन जो इंस्टीट्यूशंस हैं उससे पैसे नहीं ले सकते, ठीक है। इसी के साथ बाकी चीजों को हमने यहाँ पर चीजों को डिटेल में देख लिया है। आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर टैकल कर सकते हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन है आप इसको एक बार देखिएगा, ठीक है। कल क्या करेंगे, कल सुबह 10 बजे एग्जैक्ट आपकी क्लास होगी, और जो कल की क्लास है उसके अंदर आपको जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है वो लास्ट में दिए जाएंगे, ताकि आप वीडियो के लास्ट में क्या है एक्टिव रिकॉलिंग कर पाए, ठीक है। आज सिर्फ मैनेज कीजिएगा। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की। तो नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है इंडिया के चैलेंजेस की, जो कि इनोवेशन के क्षेत्र में है और ग्लोबल स्केल पर। देखो, चैलेंज इंडिया के लिए कभी भी इनोवेशन नहीं रहा है, पहली बात हमें ये ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इंडिया के अंदर बेसिकली चलिए कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पहले आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको आर्टिकल के अंदर जो चीजें हैं वो बताता हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो रफ इलाका है इसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब इसका ये पता नहीं क्या हो गया, इसमें पूरा पीडीएफ गायब हो गया है। ओ, आ गया। सारा ही गायब हो गया क्या? चलिए 1 मिनट रुकिएगा, इसको रिन्यू कर लेते हैं, क्या पता आ जाए। फिर भी नहीं आया, चलिए आ गया। तो यहाँ पर बेसिकली हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, पहले आप कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव समझिए। देखो, 1947 में भारत आजाद हुआ। 1947 में भारत के प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो इतने ज्यादा विजनरी आदमी थे कि उन्होंने देख लिया कि इंडिया जो है वो बहुत पोटेंशियल है, इसके अंदर बहुत सारे यूथ है, और इंडिया को अगर बहुत तेजी से आगे बढ़ना है तो हमें बहुत सारे क्या है रिसर्च से संबंधित काम करने पड़ेंगे, ठीक है। इसी वजह से पंडित नेहरू के द्वारा क्या किया गया, इसरो का निर्माण किया गया, और यहाँ पर एटॉमिक भाभा एटॉमिक जो एनर्जी सेंटर है उसका निर्माण किया। इसी के साथ साथ यहाँ पर आईआईटीज का बेसिकली निर्माण किया। इसी के साथ आईआईएम का निर्माण किया। इसी के साथ साथ भाखड़ा नागल परियोजना और बहुत बड़ी बड़ी परियोजनाओं के द्वारा क्या किया गया, इंडिया के अंदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाए गए। यहाँ पर आप एक चीज पे फोकस कीजिएगा, इंडिया ने शुरुआती तौर पर क्या किया, अपने इनोवेशन के अंदर बहुत ही हाई लेवल पर पैसा खर्च किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर। और यही चीज हमें देखने को मिलती है जब राजीव गांधी की सरकार आती है तब के टाइम पे, क्योंकि राजीव गांधी हमें देखने को मिलता है बहुत ही हाईली एजुकेटेड थे, और वह खुद एक पायलट थे और टेक्नोलॉजी के संदर्भ में उनका ज्ञान अच्छा था। इस वजह से उन्होंने पहले ही भाप लिया था कि अगर इंडिया को बहुत तेजी से आगे बढ़ना है तो एक चीज में हमें एकदम बहुत ही एकदम क्या बोलते हैं कैच कर लेना चाहिए, और वो चीज है क्या, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर क्रांति सबसे पहले राजीव गांधी के टाइम पर ही हमें देखने को मिलती है। तो एक तरह से हमने उस टाइम पर देखा कि दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले इंडिया शुरुआती टाइम पर क्या है बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा था, ठीक है, बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा था। और ये सारी चीजें क्यों हो पा रही थी, क्योंकि हम इनोवेशन के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर पैसा खर्च कर रहे थे, ठीक है। लेकिन आज के समय में सिचुएशन इसकी ठीक उल्टी नजर हमें आ रही है। क्यों उल्टी नजर आ रही है, क्योंकि इनोवेशन के ऊपर हम पैसा कम खर्च कर रहे हैं, जिसकी वजह से
देखो इतना भी कम नहीं खर्च कर रहे हैं, लेकिन हाँ बाकी देशों के मुकाबले कम खर्च कर रहे हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज पता है क्या है? वो हमारा इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग इलाका। नॉर्मल सी बात है, नेहरू जी ने क्या किया, क्या बोलते हैं, इनोवेशन के ऊपर फोकस किया। लेकिन क्या है, ये जो इनोवेशन था इसको बेसिकली एप्लीकेशन में उतारना। एप्लीकेशन का मतलब है कि मान लीजिए आपने कोई मशीन का निर्माण किया और मशीन का आप निर्माण करके बेसिकली पेटेंट करा के बैठ जा रहे हो, उसको फैक्ट्रियों के अंदर आप नहीं लगा रहे हो, तो कोई भी फायदा नहीं हुआ उस इनोवेशन का। यहाँ पर यही पूरी की पूरी जो डिलेमा है वो बताया जा रहा है कि इंडिया ने इनोवेशन खूब किए हैं, लेकिन उस इनोवेशन को हम फैक्ट्रियों तक, जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं वहां तक हम नहीं पहुंचा पाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप चलिए ऑफिशियली आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजिकल विजन है और इनोवेशन है उसका इंडिया का बहुत ही अच्छा था, शुरुआत में उसने बहुत अच्छा काम किया। इसी के साथ साथ अगर हम देखें ग्लोबल लेवल पर एक टाइम पर हम डोमिनेट किया करते थे इनोवेशन के अंदर। ठीक है, लेकिन हमारा जो डोमिनेशन है वो इंडस्ट्री के लेवल पे बहुत कम था। ध्यान रखिएगा, इंडस्ट्री के लेवल पर बहुत कम था। अगर हम अपने शुरुआती टाइम की बात करें, ठीक है, तो उस टाइम पर हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी इंडिया के अंदर, जैसे कि सेमीकंडक्टर हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, क्वांटम कंप्यूटर हो गया, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी। इसके अंदर हम बहुत ही अच्छा इनोवेशन कर रहे हैं, लेकिन इन इनोवेशंस को हमें लार्ज स्केल पर यानी कमर्शियलाइजेशन पर क्या है यूज करना हमें सीखना पड़ेगा या हमें यूज करना पड़ेगा। नहीं तो हम ग्लोबल लीडर बनने का जो सपना देख रहे हैं वो एक सिर्फ सपना बनकर रह जाएगा। हालांकि इंडिया आज के समय पे क्या है, इस चीज के क्षेत्र में काफी काम कर भी रहा है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर इसरो ने क्या किया है, अभी अपने आप को पूरा का पूरा, नोट पूरा बट क्या है, इसरो ने क्या किया है, प्राइवेट इंडिविजुअल को भी अपने अंदर शामिल कर लिया है, ताकि क्या है जो हमारा स्पेस सेक्टर है उसका प्राइवेटाइजेशन हो सके और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ सके। एक बात, अब बात करते हैं कि मेजर चैलेंजेस क्या है हमारे सामने। तो हम बेसिकली क्या है, वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट प्रोड्यूस करते हैं, वर्ल्ड क्लास इंजीनियर प्रोड्यूस करते हैं, लार्ज लेवल पर हमें इनोवेशन होता हुआ नजर आता है। लेकिन हम ये जो बेसिकली इंजीनियर्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये सिर्फ इंडिया के अंदर प्रोटोटाइप डेवलप करने में, पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने में और रिसर्च अचीवमेंट तक ही सीमित रह गए हैं। ठीक है, बल्कि हमें यहाँ पर जरूरत थी कि हम इसको बेसिकली क्या है, एक प्रकार से कमर्शियलाइजेशन इनोवेशन के अंदर इसको यूज करें, अपना ग्लोबल सप्लाई चेन को मजबूत करें, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको मजबूत करें। इसी के साथ साथ इंटरनेशनली जो कॉम्पिटिटिव फर्म्स हैं उसके अंदर अपनी जो स्थिति है वो मजबूत करें। ठीक है, तो ये हमें जरूरत थी, तो ये हमें कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं चाइना का। देखो 1947 में भारत आजाद हुआ और भारत के 2 साल बाद 1949 में क्या बोलते हैं, चाइना आजाद हुआ था। अब आप देखोगे कि चाइना ने क्या किया, शुरुआती तौर पर अपना जो मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर होता है, ठीक है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा पैसा पंप किया। और आज के समय में हम देख रहे हैं कि चाइना के अंदर इतने बड़े पैमाने पर जो गुड्स हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है कि वर्ल्ड लेवल पे उसका डोमिनेंस को कोई भी क्या बोलते हैं, चैलेंज करने की स्थिति में आज नहीं है। क्यों हो पाया? क्योंकि उसने फोकस किया रिसर्च के साथ साथ ही उसने फोकस किया उस रिसर्च का अप्लाई किया जाए किसके ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के ऊपर। ना कि आपने सिर्फ प्रोटोटाइप तैयार किया, पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया, रिसर्च अचीवमेंट प्राप्त की और उसको एक किताब में लिखवा के आपने छोड़ दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ पर क्या है, इन चीजों को एप्लीकेशन में अब उतारने की जरूरत थी। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं इंडिया की जो टेक्नोलॉजिकल जर्नी है उससे हमने आज के टाइम पर क्या सीखा। तो सबसे पहले हमें नजर आता है कि एक टाइम पर क्या है, दुनिया जो है वो सेमीकंडक्टर के बारे में इतना ज्यादा बात करती नहीं थी। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं शुरुआती टाइम के 1976-70 के आसपास, जब बेसिकली इंडिया के अंदर कंप्यूटर्स वगैरह आने स्टार्ट हुए थे।
तो बेसिकली जब कंप्यूटर वगैरह स्टार्ट हो रहे थे इंडिया के अंदर आना, ठीक है, बेसिकली वर्ल्ड लेवल पर जब ये डेवलपमेंट हो रहा था, ठीक है, हालांकि कंप्यूटर लार्ज स्केल पे 1991 के आसपास ही आते हैं। तो बेसिकली जब वर्ल्ड लेवल पे कंप्यूटर्स डेवलप हो रहे थे तो उसी टाइम पर इंडिया ने बेसिकली क्या है, जो सेमीकंडक्टर का अपना एक दृष्टिकोण है वो डेवलप कर लिया था। ठीक है, क्या डेवलप कर लिया था कि इंडिया ने ये जान लिया था कि इन फ्यूचर जो सेमीकंडक्टर है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और वह डिजिटल जो इकोनॉमी है उसकी बैकबोन होगी, और इसके ऊपर इंडिया ने काम करना स्टार्ट भी किया था, जो कि है सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड। एक कंपनी भी बनाई गई जो कि मोहाली के अंदर थी 1976 में। सोचो 1976 के अंदर हमने क्या किया था, सेमीकंडक्टर का जो पूरा का पूरा एक यूनिट है वो इस्टेब्लिश्ड कर दिया था। लेकिन गलती कहाँ हुई कि हमने उसको लार्ज स्केल पर प्रमोट नहीं किया, और यही जो अपॉर्चुनिटी है हमने मिस कर दी। और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा किसने उठाया? ताइवान जैसी कंट्री ने, साउथ कोरिया जैसी कंट्री ने। अब ताइवान ने क्या किया, हम इंडिया को देखते देखते उसने क्या किया, TSMC को एक कंपनी है जो कि सेमीकंडक्टर के अंदर बेसिकली जाइंट कंपनी है, उसको बना दिया। ठीक है, वहीं पर क्या है, सैमसंग के बेसिकली साउथ कोरिया ने क्या किया, सैमसंग जैसी कंपनी बना दी जो कि सेमीकंडक्टर के जो इकोसिस्टम है उसके ऊपर फोकस किया करती थी। और आज के समय में इंडिया देख रहे हो कि इंडिया सेमीकॉम मिशन लेकर आया है। सोचो इंडिया आज के टाइम पर एक मिशन लेकर आया है, लेकिन यहाँ तो जरूरत ये थी ना, जब हमने 1976 में सबसे पहले ये पूरी चीजें लॉन्च की थी, उसी टाइम अगर हम आगे बढ़ जाते तो आज ताइवान और जो साउथ कोरिया है उसके मुकाबले इंडिया की कंडीशन बहुत ही ज्यादा इंप्रूव्ड होती। ठीक है, एक ये बात। दूसरा क्या है, अब हम देखते हैं और दूसरा उदाहरण कि हमने अपने इतिहास से क्या गलतियां की और हमें और क्या सीखने की जरूरत है। दूसरा हमें नजर आता है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी ECIL का जो निर्माण है वह 1967 में हुआ था, यानी 1967 में हुआ था। इसका बेसिक उद्देश्य ये था कि जो स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उनका प्रोडक्शन को प्रमोट करना, इसी के साथ न्यूक्लियर जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको प्रमोट करना, डिफेंस सिस्टम होते हैं उनको प्रमोट करना, और इंडिजेनस जो कंप्यूटिंग सिस्टम्स होते हैं उन सभी को प्रमोट करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन क्या रही कि इसने बिल्कुल भी फोकस नहीं किया कंज्यूमर टेक्नोलॉजी के ऊपर। इसने बेसिकली जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर है, जैसे कि बेसिकली क्या है, बड़े बड़े फाइटर जेट बनाना, बड़े बड़े क्या बोलते हैं लार्ज कंप्यूटर बनाना, ठीक है, जैसे कि परम कंप्यूटर हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलता है, एरावत कंप्यूटर हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर हैं जो कि बेसिकली क्या है, जो हमारे साइंटिफिक रिसर्च के अंदर यूज होते हैं। ऐसे बड़े बड़े कंप्यूटर्स को इंडिया ने शुरुआती टाइम पर ही डेवलप कर लिया था। सोच के देखो 1967 में ही हमने डेवलप कर लिया था। लेकिन हमारी गलती क्या हुई कि हमने इसको रिसर्च के बेस पर ही रखा, हमने इसको जमीनी स्तर पर नहीं उतारा, यानी जो सिटीजन्स हैं यानी कंज्यूमर के बेस पर जो टेक्नोलॉजी है, छोटे छोटे कंप्यूटर्स का निर्माण हमने नहीं किया। जबकि हम देख रहे थे कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया और बाकी जो कंपनियां हैं वो लगातार क्या कर रही हैं, इस सेक्टर के अंदर काम कर रही हैं। ठीक है, और शुरुआती टाइम पे भी हमने ये चीज समझने में देरी कर दी। इसका उदाहरण हमें देखने को मिलता है कि हमने परम सुपर कंप्यूटर का निर्माण कर दिया था। कब किया था? 1991 में ही, जब भारत की कंडीशन बहुत ही ज्यादा एकदम खराब थी। ठीक है, 1991 ही वो समय है जब इंडिया ने LPG रिफॉर्म लॉन्च किए थे। क्यों लॉन्च किए थे? क्योंकि इंडिया की कंडीशन इकोनॉमी बहुत ज्यादा खराब थी। अब ऐसी सिचुएशन में, खराब सिचुएशन में भी हम क्या कर रहे थे, परम कंप्यूटर जैसे बड़े सिस्टम को हम बेसिकली बना रहे थे। लेकिन जब उसके बाद टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ गई, इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट आने लग गया, उसके बाद हमने यहाँ पर फोकस ही नहीं किया। अब ये सब का कारण अभी मैं एक बताऊंगा, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है। ठीक है, इसी के साथ हम यहाँ पर आगे देखते हैं कि जब अमेरिका ने इंडिया को बेसिकली अपने कंप्यूटर देने मना कर दिए थे, तब बेसिकली इंडिया ने ये बेसिकली कदम उठाया था कि अपना ही नया सुपर कंप्यूटर बना दिया था।
इसी के साथ साथ और हमें सक्सेस स्टोरी के रूप में नजर आता है इंडिया का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। देखो इंडिया हमेशा से ही क्या बोलते हैं दवाओं के लिए फेमस था, ठीक है, उसका इकोसिस्टम हमारे पास पहले से ही मजबूत था। और आज भी हम क्या है इसके इकोसिस्टम में यानी फार्मास्यूटिकल के अंदर हम डोमिनेट करते हैं, ठीक है। वर्ल्ड का लगभग 20% जो हमारा फार्मास्यूटिकल है या जो मेडिसिन है वो हम ही क्या है प्रोड्यूस करते हैं। 60% हमारा जो ग्लोबल लेवल पे वैक्सीन आपको नजर आती है वो इंडिया ही प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसी तरह से हमें नजर आता है कि इंडिया को यही रीजन है कि फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो हम यहाँ पर एक तरफ देख क्या रहे हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस किया, उसमें हमें रिजल्ट भी आज के समय पे अच्छा देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर जरूरत थी कि हम यहाँ पर और भी बाकी चीजों के जो बेसिकली इकोसिस्टम है, अब ये सारी चीजें हो क्यों पाई, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड इंडिया बन क्यों पाया, क्योंकि इंडिया ने बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम था उसको मजबूत करके रखा। यहाँ पर जो रेगुलेटरी कंप्लायंस हैं उनको बेसिकली एक प्रकार से ढीला करके रखा। इसी के साथ जो कॉम्पिटिटिव कॉस्ट होता है उसको एकदम घटा के रखा। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन है या एक्सपोर्ट है उसको यहाँ पर लार्ज लेवल पे प्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट यहाँ पर बढ़ सका, ठीक है। तो ये हमारा क्या है प्लस पॉइंट है कि हम इस क्षेत्र में आगे बढ़े। इसी तरह हम सेमीकंडक्टर, कंप्यूटर, इन सब क्षेत्रों में भी आगे बढ़ सकते थे। आज यहाँ पर आप देख रहे हो इंडिया के अंदर कोई भी बड़ा जो एक प्रकार से मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि इकोसिस्टम ही डेवलप नहीं किया है। इसी के साथ मोबाइल का जो इकोसिस्टम है यानी उसका जो बॉडी पार्ट है वो इकोसिस्टम इंडिया के अंदर डेवलप नहीं हो पाया है। और इसके विपरीत अगर हम बात करें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की या फिर दूसरे शब्दों में कहें सॉफ्टवेयर की, तो उसमें इंडिया एकदम आगे बढ़ चुका है। यानी उसमें इंडिया ने काफी अच्छा काम किया है वर्ल्ड के बाकी कंट्रीज के मुकाबले। और यही रीजन है कि आज के समय में इंडिया ग्लोबल लेवल पे यूपीआई यानी बेसिकली जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर वर्ल्ड लीडर है, ठीक है। अब क्यों है वर्ल्ड लीडर? क्योंकि आप जानते हो कि अमेरिका जैसी कंट्री, चाइना जैसी कंट्रीज आज तक यूपीआई जैसे पेमेंट सिस्टम को डेवलप नहीं कर पाए हैं, ठीक है, जो कि इंडिया ने 2016 में ही क्या है डेवलप कर लिया था। और इसको एनपीसीआई के माध्यम से डेवलप किया गया था, यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो हमारे पास कैपेबिलिटी बहुत है, बस जरूरी ये है कि हम उन कैपेबिलिटीज का, ठीक है, सही जगह और सही समय पर यूज करें। जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को और ज्यादा एनरिच करें, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम यूपीआई के सफलता की बात करें तो हमें नजर आता है इसकी अचीवमेंट ये है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है ये, ठीक है। यानी आप बेसिकली क्या है जो अमेरिका है और बाकी कंट्रीज है वहां पे भी रियल टाइम पेमेंट होता है, लेकिन वो रियल टाइम पेमेंट किसके माध्यम से होता है? कार्ड के माध्यम से, ठीक है। इंडिया में भी कार्ड चलता है, लेकिन कार्ड से भी ज्यादा आसान पेमेंट सिस्टम क्या है? यूपीआई, स्कैन करना, बस स्कैन किया और पेमेंट किया, बात होगी, ठीक है। तो इस तरह का मैकेनिज्म इंडिया ने डेवलप किया है, ठीक है, जो कि आज तक डेवलप्ड कंट्री भी नहीं कर पाई है, ठीक है। और इसी के साथ साथ बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन वी प्रोसेस मंथली, यानी मंथली हम क्या करते हैं बिलियंस में क्या ट्रांजैक्शन करते हैं ऑनलाइन, ठीक है। और इसके बावजूद भी कि इतने बड़े पैमाने पर जो हमें क्या है वर्ल्ड लेवल पे साइबर सिक्योरिटी, साइबर थ्रेट नजर आता है, इस एडवर्स सिचुएशन में भी इंडिया ने अपने डिजिटल एक प्रकार से कैपेसिटी को मजबूत किया और वह आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ हम यहाँ पर देखते हैं, अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संबंध में। अब यहाँ पर जो राइटर है वो एक सजेशन दे रही हैं, ठीक है। राइटर का जो नाम है वो सबसे ऊपर लिखा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। हालांकि राइटर और ये सभी चीजों का नाम ना कभी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से याद करना जरूरी नहीं होता है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। राइटर का नाम कभी जरूरी नहीं होता अगर आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो तो। हाँ, अगर वो प्रोमिनेंट है, उन्होंने कोई बुक लॉन्च की है तो उस बुक का नाम याद रखना चाहिए आपको, ठीक है।
अब बात करते हैं अगला। यहाँ पे जो राइटर है वो सजेशन दे रही है कि जिस तरह से हमने यूपीआई के अंदर काम किया है वर्ल्ड लेवल पे, उसी तरह अब हमें ज़रूरत है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में भी काम करें। ठीक है, आप देखोगे आप यहाँ पर देखोगे अमेरिका के द्वारा चैट जीपीटी बनाया गया, और ये बेसिकली चाइना के द्वारा ग्रोक बनाया गया, और इसी के साथ और भी बहुत सारी कंपनियां आपको नजर आती हैं। ठीक है, तो इस तरीके का, हालांकि हम सॉफ्टवेयर के अंदर अपना बेसिकली बहुत एडवांस हैं, और यहाँ पर हम इस तरीके का सॉफ्टवेयर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, इस वजह से हमें इस क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में भी अब काम करना चाहिए। देखो बेसिकली क्या है, इन्होंने अच्छी बात तो कर दी है कि हम डिजिटल इकोनॉमी है, मैसिव डाटा इकोसिस्टम है हमारे पास, स्किल्ड आईटी वर्कफोर्स है, और स्ट्रॉन्ग क्या बोलते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम है। लेकिन यहाँ पर जो राइटर है वो कुछ चैलेंजेस भी बता देती हैं। देखो एआई के लिए ना सबसे बड़ी चीज पता है क्या होती है, वो होती है डाटा। ठीक है, डाटा जितना मजबूत होगा उतना ज्यादा एआई मजबूत होगा। अब नॉर्मल सी बात है, जो चैट जीपीटी है वो किससे एसोसिएटेड है, गूगल से एसोसिएटेड है। अब नॉर्मल सी बात है, गूगल के पास जितना भी डाटा है वो किसके पास चले गया, क्या बोलते हैं ये चैट जीपीटी के पास। और वहीं पर चाइना के अंदर अपना पूरा का पूरा जो ब्राउजर है, सॉफ्टवेयर है, वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चाइना का अपना अलग डाटा सिस्टम है, इस वजह से वो ग्रोक को डेवलप कर पाया। इंडिया को आज जरूरत है कि वो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, गूगल, इस प्रकार के जो ऐप है उसका निर्माण करें, और डाटा सेंटर है उनका निर्माण करें, ताकि हम जो एआई जो मैन्युफैक्चरिंग है या एआई ऐप है उसको डेवलप कर पाए। ठीक है, हालांकि ये आर्टिकल में लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया कि डाटा का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इन सभी चीजों का निर्माण करने के लिए। और ये डाटा कहाँ से आएगा, सबसे पहले हमें अपने खुद के ऐप बनाने पड़ेंगे, खुद की साइट बनानी पड़ेगी। ठीक है, और खुद के डाटा सेंटर बनाना पड़ेंगे, और खुद का ऐप के रूप में आप सभी जानते हो कि जोहो अभी कुछ समय के लिए बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। लेकिन इन जोहो और बाकी कंपनियों के साथ ना सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है, लोग इस पे भरोसा नहीं करते हैं, और बात जायज भी है। फॉर एग्जाम्पल जोहो पे आपने अकाउंट बनाया, कोई चीज डाली, और वो बेसिकली जो डाटा है वो पूरा का पूरा डाटा किसके पास चला जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आपका मिसयूज कर सकती है उस डाटा का। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, अमेरिका भी करती होगी, लेकिन अमेरिका की सरकार आपका, अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो तो प्रोटेस्ट को दबाने के लिए उस डाटा का यूज नहीं करेगी। ठीक है, वो भी डाटा का यूज करेगी, लेकिन आपको दबाने के लिए वो यूज नहीं करेगी। लेकिन फॉर एग्जांपल जोहो, चलिए जोहो मैं एग्जांपल नहीं लेता हूं क्योंकि क्या पता कंपनी वाले कंप्लेंट कर दे। तो बेसिकली आप ये समझिए कि कोई भी ऐप अगर इंडिया के अंदर बन रहा है तो उसका डाटा क्या है, वो बेसिकली इंडिया के अंदर ही रहेगा। अब इंडिया के अंदर XYZ यहाँ पर कोई भी कंपनी है, वो फिर यहाँ पर क्या है डाटा गवर्नमेंट के साथ शेयर करेगी। इससे क्या है, लोगों को जो ट्रस्ट है, भरोसा है, वो इतने अच्छे से बिल्ड होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। तो इन सब चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा कि जो ऐप है उसको आप सबसे पहले फ्रीडम दो। ऐप फ्रीडम दोगे तो आपके पास डाटा आ पाएगा, आपके पास डाटा आ पाएगा तभी तो आप एआई जैसे चैटबॉट बना पाओगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर जो अपॉर्चुनिटी है वो भी अब बहुत बड़े पैमाने पर है, इसके अंदर हम बेसिकली अभी काम कर सकते हैं। इसी के साथ इंडिया का जो बेसिकली एडवांटेज है वो बहुत सारे सेक्टर में नजर आता है। इस स्पेसिफिकली बात करें स्पेस सेक्टर के अंदर, जैसे कि चंद्रयान, आदित्य L1, PSLV, GSLV लॉन्च व्हीकल, मंगलयान, ये सारे जो बेसिकली मिशन है इंडिया के द्वारा पहले ही बहुत बड़े पैमाने पर लॉन्च किए गए हैं, और इंडिया इन सब चीज़ों में आगे है, और यहाँ पर और भी अच्छे से काम करने की ज़रूरत है इन सभी जो कि एमर्जिंग टेक्नोलॉजिकल फील्ड है उसके अंदर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजी, और यहाँ पर सेमीकंडक्टर, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर इंडिया को और अच्छे से आप काम करने की ज़रूरत है। रिसोर्सेज अपने पास सारे हैं, बस क्या है आलस छोड़ के काम करने की ज़रूरत है। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट को क्या है अपना हस्तक्षेप कम करने की ज़रूरत है।
इसी के साथ साथ यहाँ पर बाकी चीज़ों को आप देख सकते हो। गवर्नमेंट को अपना जो एक्सपेंडिचर है वो रिसर्च के ऊपर बढ़ाना पड़ेगा। जैसे 0.64% बेसिकली इंडिया के अंदर एक्सपेंड किया जाता है रिसर्च के ऊपर। अब इन कंपैरिजन देखो देखो 1% भी यूज नहीं कर रहे हम, ठीक है। 1% भी हम क्या है अपना जीडीपी का रिसर्च के अंदर यूज नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो यूएसए है वो 3%, 3.5% करता है। जो चाइना है वो बेसिकली 2.6% करता है। साउथ कोरिया और इजराइल जैसी कंट्री तो 5 से लेकर 4.8% तक अपना जो जीडीपी का एक प्रकार से पैसा है वो रिसर्च के ऊपर फोकस करते हैं। यही रीजन है कि ये कंट्रीज आज इतनी ज्यादा डेवलप हमें जल्दी से डेवलप होती हुई नजर आती हैं। साथियों, वे फॉरवर्ड के रूप में आप इन सब चीजों को देख सकते हो, कंक्लूजन के रूप में आप इसको देख सकते हो, और ये लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार के जो क्वेश्चंस है वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अपना आज का लास्ट आर्टिकल, जो कि है आईएमओ से संबंधित। यहाँ पर बेसिकली आप देख रहे हो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसके माध्यम से क्या किया जा रहा है, लगभग 11,000 जो बेसिकली सी फेयरर्स हैं, यानी जो समुद्र के अंदर यात्रा करने वाले हैं, उन सभी को बचाने का एक प्रकार से ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है, बेसिकली स्टेट ऑफ हॉर्मुज और जो पर्शियन गल्फ रीजन है वहां पर, ठीक है। इस वजह से ये अभी न्यूज में बना हुआ है। और हम सभी जानते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर इजराइल और अमेरिका, नॉट इजराइल, अमेरिका एंड ईरान का क्या है, वॉर चल रहा है, और लगातार वहां पर जो आने जाने वाले लोग हैं उनके ऊपर एयर स्ट्राइक कर दिया जा रहा है, मिसाइल से स्ट्राइक कर दिया जा रहा है। और इसी बीच में अभी हाल फिलहाल में हमने 3 या 4, ठीक है, इंडिजीनियस ओरिजिन के क्या है कुछ यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी, ठीक है। बेसिकली क्या है, वो इंडिजीनियस बेसिकली थे, इंडिजीनियस कह रहा हूं, इंडिजिन ओरिजिन के थे, ठीक है। इंडियन ओरिजिन के कुछ पर्सनल थे जिनको अपनी जान गंवानी पड़ी इस पूरे के पूरे अटैक में, अमेरिका के द्वारा किए गए अटैक में। तो बेसिकली यहाँ पर जो आईएमओ है वो ईरान, ओमान, गल्फ स्टेट, यूनाइटेड नेशंस, इन सभी से बात कर रहा है ताकि वो क्या कर सके, जो लोग हैं उनको सुरक्षित कर सके। स्टेट ऑफ हॉर्मुज की हम लगातार बात करते चले आ रहे हैं, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हो, ये वर्ल्ड का 25% जो क्रूड ऑयल है वो यहीं से लेकर आया जाता है। इंडिया का भी लगभग 85% जो क्रूड ऑयल है वो इसी इलाके से लेकर आया जाता है। इस वजह से ये रीजन बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। इस वजह से इसको सिक्योर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब बात आती है कि ये इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन आखिरकार है क्या। तो यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत आने वाली एक बॉडी है, ठीक है, जिसको 1948 में सबसे पहले इस्टेब्लिश्ड किया था, ठीक है। और 1959 में इसको ऑपरेशनलाइज कर दिया था, और लंदन में इसका हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलता है। बेसिकली ये फोकस करता है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द इंटरनेशनल शिपिंग, इंटरनेशनल जो शिपिंग हो रही है उसको सेफ्टी प्रोवाइड करना इसका प्रमुख रूप से काम है। इसी के साथ साथ मरीन जो पॉपुलेशन है उसको प्रिवेंट करना, यानी जो ओशियन है उसके अंदर जो जीव जंतु रहते हैं उसको सुरक्षित करना। डेवलपमेंट ऑफ मैरीटाइम रेगुलेशंस, यानी जो मैरीटाइम यानी समुद्र यात्रा से संबंधित कानून है उन सभी का निर्माण करना इसका प्रमुख रूप से काम है। अगर और काम की बात करें तो सेफ्टी है, शिपिंग है, प्रिवेंशन में पोल्यूशन को रोकना है, फिर इसी के साथ सी फेयर्स की जो प्रोटेक्शन है, बाकी सभी काम इसके देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि ग्लोबल लेवल पे और कौन कौन से कन्वेंशन हुए हैं, कौन कौन से समझौते हुए हैं, जिसके माध्यम से हमें देखने को मिलता है कि जो सी फेयरर्स हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो पहला आपको यहाँ पर नजर आता है सोलास, जिसका फुल फॉर्म है सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, ठीक है, जिसको 1974 में लेकर आया गया था। इसी के साथ मार्पोल कन्वेंशन, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम शिप्स। इसी के साथ साथ STCW कन्वेंशन, इसी के साथ ISPS कोड हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये सारे कन्वेंशन हमें देखने को मिलते हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे जो ओशियन है उसके अंदर जो सी फेयरिंग है उसको प्रमोट करते हुए नजर आते हैं,
ठीक है, अब कुछ चैलेंजेस क्या है, रीजनल कन्फ्लिक्ट है, नेवल कन्फ्रंटेशन है, अटैक ऑन मर्केंटाइल वेसल्स है, जैसे हाउती रिबेलियन और बाकी सभी को आप जानते हो। वो क्या करते हैं, जो जहाज है उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। ड्रोन मिसाइल अटैक हमें देखने को मिलता है। ऑयल टैंकर को सीज कर लिया जाता है। ये बाकी चीजें आप देख सकते हो, मैरीटाइम टेररिज्म और बाकी चीजें। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है मैरीटाइम ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, तो सागर डॉक्ट्रिन को प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है, सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए। इसी के साथ यहाँ पर ये बेसिकली इंडियन नेवी का एक मिशन है, जिसके अंदर हम इंडियन ओशन रीजन के अंदर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं। इसी के साथ एंटी पायरेसी जो पेट्रोलिंग है वो इसका काम करना प्रमुख हमें नजर आता है। इसी के साथ साथ मैरीटाइम डोमिनेंस और अवेयरनेस इनिशिएटिव के अंदर भी ये जो सागर डॉक्ट्रिन है वो हमें नजर आती है। बाकी चीजों का आप यहाँ पर देख सकते हो, ये कुछ की स्टैटिक फैक्ट है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आप इनको जरूर से ध्यान में रखिएगा। ये कुछ प्रश्न हैं, आप इन प्रश्नों को यहाँ पर टैकल कर सकते हो, ठीक है। ये रहा प्रश्न, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। तो ये अपना आज का ये वाला जो आर्टिकल है हम कल की वीडियो में कवर कर लेंगे, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो काफी लंबी हो गई है। कल की वीडियो में ये जो अभी का आर्टिकल था इसको हम कवर कर लेंगे। तो आपने यहाँ पर जो चीजें थी उनको डिटेल में देख लिया कि किस तरह से इंडिया के अंदर आज के दिन में क्या क्या घटनाएं घटी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है वो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथियों, अगर आप इसकी जो पीडीएफ है वो प्राप्त करना चाहते हैं तो सिंपल सा एनके ग्लोबल एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहां पर इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि 499 का एक ग्रुप है, इसके अंदर जैसे आप अभी ये पीडीएफ देख रहे हो उसका डेली करंट अफेयर, इसी के साथ साथ वीकली बेस पर करंट अफेयर कंपाइल करके, मंथली बेस पर मैगजीन के फॉर्म में आपको करंट अफेयर और पूरे साल भर का करंट अफेयर बुकलेट पीडीएफ फॉर्म में आपको इस ग्रुप के अंदर मिलने वाला है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अगर इस ग्रुप को अभी ज्वाइन करोगे तो अभी के ही पीडीएफ आपको मिलेगी। इन फ्यूचर इस ग्रुप के अंदर जितने भी पीडीएफ हैं आप उन सभी पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो, और इन फ्यूचर जितना भी आएगा उसको भी आप एक्सेस कर सकते हो। अनलिमिटेड टाइम के लिए ये पूरा ग्रुप देखने को मिलता है। एक बार आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे आप हमेशा के लिए इसको ज्वाइन करके रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 8076586432 ये अपना व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर मैसेज करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि अपना जो मंथली मैगजीन है वो कुछ इस तरीके से नजर आती है, और ये पूरे साल भर का जो करंट अफेयर मैगजीन का कंपाइलेशन है वो कुछ इस प्रकार से नजर आता है। साथियों, अभी यूपी पीसीएस का जो एग्जाम है वो आने वाला है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए अलग अलग सब्जेक्ट की, जैसे इंडियन पॉलिटी है, इसी के साथ इंटरनेशनल रिलेशन है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री के साथ साथ यहाँ पर आर्ट कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, इन सभी सब्जेक्ट का अलग अलग पूरे साल भर का करंट अफेयर कंपाइलेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा D2D प्रीलिम्स D2D मैगजीन के अंतर्गत। ये बेसिकली क्या है, यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 को टारगेट करके ये वाली पर्टिकुलर मैगजीन बनाई गई थी। सेम इसी तरह की मैगजीन आपको यूपी पीसीएस के दिसंबर के एग्जाम के लिए D2D मैगजीन मिलेगी, जिसमें आपको दिसंबर 2025 से लेकर दिसंबर 2026 तक का संपूर्ण करंट अफेयर एक ही स्थान पर टॉपिक वाइज मिलेगा, ठीक है। तो इस करंट अफेयर प्रोग्राम से जुड़ने के लिए सिंपल सा आप ये जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है वो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो साथियों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से रेगुलर बेस पर वीडियो देखने के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।